So hi guys, I hope you all are really doing great. So guys, welcome back to the Gen Z classes. We are about to start this chapter 3, that is nothing but the business and causes of failure. Okay, business risk. So guys, देखना ये this is the ISC syllabus which is given over here. तो as per the syllabus मैंने इसका notes बनाया आप लोगों के लिए, ठीक है, and उसी के हिसाब से अभी हम लोग पढ़ाई करेंगे and it will take only 10 minutes guys. Okay, so it will take only 10 minutes to complete the whole topic of chapter 3, that is nothing but business risk and causes of failure. And those who are from Howrah, okay, and those who are from especially from RSJ or from Lyceum, they know me. Okay, so guys, let's start this without any further delay. So guys, in this chapter 3, that is the business risk and causes of failure. So meaning of business risk. So what is risk? Okay, so you know what, risk is the chance of loss, risk is the chance of uncertainty. तो गाइस जैसे बिजनेस में ना हमेशा अनसर्टेनिटी होते रहता है, ठीक है, बिजनेस में हमेशा लॉस प्रॉफिट होते रहता है, तो इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम अनफेवरेबल ऑकरेंस. यू रिमेंबर दैट कोविड-19, ये जो कोविड-19 था ना, दैट वाज नथिंग बट अनफेवरेबल ऑकरेंस. तो दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क ओनली. सो बिजनेस रिस्क इज अ चांस ऑफ लॉस. इट कैन हैपन दैट कि लॉस हो सकता है, ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट अनफेवरेबल ऑकरेंस की वजह से ओके बहुत ज़्यादा लॉस हो जाए, बट दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द बिजनेस. सो लेट्स सी कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. ओके, सो रिमेंबर वन थिंग, आप बोलोगे कि सर फंक्शंस नहीं करवाए हो, ठीक है. सो गाइस रिमेंबर वन थिंग, आई एम डूइंग एज पर द सिलेबस ऑफ ISC. आप चाहो तो यहाँ से आप मैच कर सकते हो. So let's start the types of business risk. Number one, business risk are of several types. Number one is the strategy risk. You know what is a strategy risk? Suppose if you are creating a strategy. So for example, okay, see, Raymond suffered a loss due to the diversifying the cement manufacturing. You know what Raymond? आपको रेमंड के बारे में पता है ना, वो ब्लेजर सूट ये सब बनाता है एंड सो ऑन. तो ये जो रेमंड की जो कंपनी है ना, रेमंड गाइस ट्राई किया था टू वेंट इनटू द सीमेंट इंडस्ट्री. किसमें सर? सीमेंट इंडस्ट्री में जाने का. और पता है इसकी वजह से क्या हुआ? इट कॉजेस अ फेलियर. ओके, क्यों पता है? जब आप कोई अगर अलग इंडस्ट्री से अलग इंडस्ट्री में आते हो तो यू नीड अ गुड स्ट्रैटेजी. अगर आपके पास अगर अच्छा स्ट्रैटेजी नहीं है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्कोर 90% अबव इन क्लास 12th, ओके, क्लास 11th इन दिस टर्म, एंड आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं कि सर कैसे मैं लेके आऊँ उतना मार्क्स, ठीक है, then there will be a strategy failure, right? So this risk arise due to the strategic decision making. ओके, अगर आप अच्छा से अगर स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग नहीं ले पा रहे हो, देन इट विल कॉज अ टाइप ऑफ फेलियर ओनली. सो व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइजेस चूजेस फॉल्टी स्ट्रैटेजी, इट इज लाइकली टू सफर अ ह्यूज लॉस. इट विल कॉज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ लॉस. फॉर एग्जांपल, रेमंड सफर्ड अ लॉस बिकॉज इट्स डाइवर्सिफाइंग इनटू द नेचर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्रीज. तो सर जी अगर आप कपड़े से अगर सीमेंट इंडस्ट्री में होगा, इट विल कॉस्ट टू अ लीड ऑफ लॉस ओनली, राइट? सो लेट्स कम टू द फाइनेंशियल रिस्क. यस, देयर इज ऑलवेज अ फाइनेंशियल रिस्क ऑल्सो. फाइनेंशियल मतलब सर मॉनेटरी रिस्क सर. Okay, so this risk referred to the deterioration in the financial position of an enterprise, reduction in sales volume. Suppose, so ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है, ध्यान से समझना. आपका टर्नओवर था 100 CR का, ठीक है, आपने पिछला साल 100 करोड़ कमाए थे सेल्स से, ठीक है, और इस बार आपका सेल्स वॉल्यूम रिड्यूस हो गया ड्यू टू कोविड एंड समथिंग टू 50 करोड़. आपको नहीं लगता कि आप लोग फाइनेंशियल रिस्क आप लोग सफ़र कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि आपका जो ये डिक्लाइन हो रहा है डे बाय डे? तो दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल रिस्क ड्यू टू द लॉस, ड्यू टू द कैश फ्लो, कि कितना पैसा इस साल कम आ रहा है आपका. अगर मॉनेटरी अगर पैसा कम आने लगेगा, इट विल कॉज अ फाइनेंशियल रिस्क ओनली. लेट्स कम टू द ऑपरेशनल रिस्क. यू ऑल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशन, राइट? ऑपरेशन मतलब सर क्या होता है? सर इन्वेंट्री को सर मैनेज करना, सर बिजनेस को सर मैनेज करना. बिजनेस का सर जो मैनेजमेंट होता है ना सर, बिजनेस का सर क्या मैनेजमेंट होता है ना सर, बिजनेस का सर मैनेजमेंट इज नथिंग बट इट्स ऑल अबाउट ऑपरेशंस. इन्वेंट्री को मैनेज करना, लेबर को मैनेज करना, लेबर सप्लाई बढ़ाना, दिस इज ऑल ऑपरेशंस ओनली. सो सी हियर, operational risk, such risk arise due to the interruption and shortcoming day to day operations. सर जी आपका लेबर फेलियर हो गया, लेबर ने स्ट्राइक दे दिया, ठीक है, आपका जो मशीन है ना, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, ओके, मशीन ब्रेकडाउन हो गया, पावर सप्लाई कट हो गया, ठीक है, इट विल कॉज व्हाट? इट विल कॉज नथिंग सर, इट विल कॉज जस्ट ओनली वन थिंग, दैट इज नथिंग बट ऑपरेशनल रिस्क. वर्किंग कैपिटल सर कम गया एंड सो ऑन, ठीक है. क्या आपको समझ में आ रहा है सर? ओके, लेट्स कम टू द, just a second guys, yes, let's come to the compliance risk. You know what is the meaning of compliance risk, guys?
So see, what is operational risk? Such risk arise due to the interruption of shortcoming of day-to-day operations. Suppose for example breakdown of plant and machinery, जो मैंने समझाया गाइस अभी आप लोग को. Then there comes the shortage of raw materials, shortage of working capital. आपके पास working capital नहीं है. अच्छा बताना what is working capital? Working capital मतलब एक ऐसा पैसा, वर्किंग कैपिटल मतलब गाइस एक ऐसा पैसा जो कि आपको डे टू डे ऑपरेशंस में आपको ये पैसा खर्चा होता है. फॉर एग्जांपल आपके घर पे, ओके, आपके घर पे जब आप खाना खाते हो, फूड एवरी डे कुछ ना कुछ सर कम पड़ जाता है, उसके लिए आपको चाहिए पैसा. एवरी डे आपका नेसेसिटी है, राइट. तो इसी तरीके से कंपनीज में भी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए चाहिए वर्किंग कैपिटल, जिससे डे टू डे एक्सपेंसेस को वो मीट कर सके. फिर मिस मैनेजमेंट, ओके, ये सब देयर इज नथिंग बट ऑपरेशनल रिस्क. लेट कम टू द कंप्लायंस रिस्क. ये बहुत ईजी है गाइस, ठीक है. देखो यहाँ पे व्हाट इज कंप्लायंस रिस्क. कंप्लायंस रिस्क मतलब क्या होता है सर? कंप्लायंस ऑफिसर होता है सर. कंप्लायंस ऑफिसर सर कौन होता है? फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी. एक कंपनी का ना एक सेक्रेटरी होता है, ओके, एंड यू नो व्हाट इज, हम लोग उसको सीएस भी बोलते हैं. जैसे सीए होता है ना, वैसे ही सीएस होता है. तो गाइस ये जो सीएस है ना, सीएस का काम ही रहता है, सीएस का पर्पस ही रहता है कंप्लायंस को देखना. कंप्लायंस का मतलब क्या होता है गाइस? कंप्लायंस का मतलब होता है कंपनी का जो रूल्स है, कंपनी का जो रेगुलेशंस है, क्या वो स्टैंडर्ड के हिसाब से, क्यों, कौन सा स्टैंडर्ड सर? क्या वो गवर्नमेंट के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्या वो मैच कर रहा है या नहीं? आपको पता है ना, मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए, वो डे टू डे हिसाब से ना वो नया रूल्स, नया रेगुलेशंस निकालता है. अगर कंपनी ने अगर उसको थोड़ा भी फेल किया ना, कंपनी ने अगर कंप्लाइंस को अगर फाइल नहीं किया और कंप्लाइन अगर फेल हो गया, वहाँ पे कंप्लाइंस करने से अगर फेल हो जाता है कंपनी, तो गाइस यहाँ तक हो सकता है कि कंपनी पूरी तरीके से बंद हो जाए. तो रिमेंबर वन थिंग कि कंप्लाइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए बोलता है कंप्लाइंस और रेगुलेटरी रिस्क मीन्स रिस्क फेस्ड बाय द कंपनीज विच रेगुलेटरी एक्शंस विच में लॉस अ बिजनेस और एक्सेस मॉनिटरी. समझ में आ रहा है ना? अगर आपने सही से अगर जीएसटी फाइल नहीं किया, सही से अगर आपने कंप्लाइंस नहीं किया, तो सर आपका सर बहुत ज़्यादा रिस्क लॉस भी होगा. उसके साथ साथ इवन देयर इज अ रिस्क कि आपका कंपनी भी बंद हो सकता है. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट. आई होप ये पूरा क्लियर होगा आप लोगों को. टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क, ओके, एक होता है स्ट्रैटेजी रिस्क, जिसमें हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, गलत स्ट्रैटेजी होगा, देयरफॉर इट विल लीड टू कॉजेस ऑफ फेलियर. फॉर एग्जांपल रेमंड का दिल ले लो. जो रेमंड ने क्या किया था कि वो सीमेंट इंडस्ट्री में जाने का ये रेडी किया, लेकिन सीमेंट इंडस्ट्री में वो फेल हो गया. नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क, मतलब आपके पास पैसा होना चाहिए, मॉनेटरी पैसा होना चाहिए, ओके, जिससे आपका जो कैश फ्लो अगर गिर गया, पैसा अगर कम सेल हुआ अगर साल में, तो सर इट विल लीड टू अ वेरी फेलियर ऑफ द बिजनेस, राइट. लेट्स कम टू द ऑपरेशनल रिस्क. ऑपरेशंस मतलब आपका डे टू डे अफेयर्स को मैनेज करना, ओके, पैसा को देखना, रॉ मटेरियल्स को देखना, प्लांट एंड मशीनरी को देखना. अगर प्लांट एंड मशीनरी गलती से भी ना गाइस, अगर प्लांट एंड मशीनरी गलती से भी अगर बंद हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, फेलियर हो गया, उसकी वजह से पूरा ऑपरेशन से इंपैक्ट पड़ता है. फिर आता है कंप्लायंस रिस्क, दैट इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशन विच इज बीन फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसके वजह से सर देयर कैन बी एन एक्सेस मॉनेटरी डैमेज ऑल्सो, एंड इट विल लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ कंप्लायंस failure, and it will lead to abandon the company also. Let's come to the methods of handling and managing risk. So क्या क्या methods है जिससे हम लोग हैंडल कर सकते हैं या फिर मैनेज कर सकते हैं रिस्क को. Let's come to number 1, accept and absorb risk. तो सर जी आप लोगों को क्या करना होगा? आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि देयर इज अ रिस्क, राइट, एंड यू नीड टू एब्जॉर्ब द रिस्क. सी, एक्सेप्टिंग द रिस्क मीन्स सिंप्लीफाई एक्सेप्टिंग इट माइट हैपन एंड डिसाइड टू डील विथ इट. सर जी किसी चीज़ होने से ना आप अगर उसके बारे में अगर डर के बैठ जाओ ना, फॉर एग्जांपल जब कोविड-19 आया था ना, तो सर जी कोविड-19 में बहुत सारे कंपनी थे, उन्होंने पैसा ही पैसा कमाया सर, मिलियंस एंड मिलियंस रुपीज़ में पैसा कमाया. कैसे सर? मेडिसिन बेच करके, ठीक है. उन लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो ऑपरेशन था उसी को चेंज कर दिया. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील में था, उसने पूरा तरीके से मेडिसिन में शिफ्ट कर दिया, तो सर उससे सर क्या हुआ सर? इट विल लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू दैट कंपनी. तो आपको एब्जॉर्व करना पड़ेगा और कंपनी उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भैया अगर रिस्क अगर आया है तो उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं. इट इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी. आपको एक अच्छा सा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा, ओके, एक स्मॉल रिजोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, बिजनेस के लिए. इट कुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू पुट एन ऑल्टरनेटिव रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू टेक एक्शन टू डील विद द रिस्क. तो आपको एक फॉर्मुलेट तरीके से आप एक्शन लो ना, जिससे आप उसको डील कर सकते हो. मतलब सिंपल अगर तरीके से बोलें, अगर कोई भी अगर आपको रिस्क अगर आता भी है ना, तो फर्स्ट आप उसको एक्सेप्ट करो. आपके लाइफ में भी बहुत सारे रिस्क आता है, राइट. तो आप उसको क्या करते हो? पहले आप उसको छोड़ थोड़ी देते हो, आप उसको एक्सेप्ट करते हो पहले, फिर उसको आप एब्जॉर्व करते हो, आप एनालाइज करते हो, आप प्लान्स बनाते हो, राइट. फिर आप उस रिस्क को टैकल करते हो. उसी तरीके से आपको एक छोटा छोटा एक्शंस लेना पड़ेगा जिससे आप उसको डील कर सको, ठीक है, और उसका बेटर यूज़ कर सको रिसोर्सेज को, जिससे वो जो रिस्क है उसको आप
पूरी छोटे छोटे तरीके से तोड़ सको और उसके ऊपर में आप एक अच्छा स्ट्रैटेजी बना करके उससे डील कर सको, राइट? दैट इज नथिंग बट एक्सेप्ट एंड अवॉइड, ओके, एब्जॉर्ब रिस्क. लेट्स कम टू द अवॉइडिंग रिस्क. Okay, what is avoiding risk? A businessman can avoid some of the risk by not being involved in this risk, right? सर जी, आपको अगर लगता है कि आप उस रिस्क से अगर आप बच सकते हो तो आप बच जाओ, ठीक है ना? आप रिस्क में आप इन्वॉल्व ही मत हो. बहुत लोगों को ना ये होता है ना, उड़ते तीर लेने का, है ना? तो भैया आपको वैसा नहीं करना है. अगर रिस्क अगर आ रहा है, ठीक है ना, ओके, अगर आपको लगता है कि नहीं आप उसको अवॉइड कर सकते हो, प्लीज तो गो एंड अवॉइड इट, राइट? अ पर्सन का और एन इंटरप्राइज में रिफ्यूज टू एज्यूम ए रिस्क विच अ पोटेंशियल रिजल्ट और गेन आर नॉट कंसिडर्ड विथ वर्थ द रिस्क. अगर आपको लग रहा है कि नहीं, अगर उस रिस्क में जाने से अगर प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है ना, उस रिस्क को अपने को लेना नहीं, उस रिस्क अपने ऊपर आ ही नहीं रहा है, देन वाई टू टेक दैट रिस्क? फॉर एग्जाम्पल, अ फर्म which cannot survive a failure of a new product may not attempt to develop a new product. Suppose guys, see here. सपोज आप एक बेबी प्रोडक्ट बना रहे थे. क्या बना रहे थे? बच्चे का खिलौना, बेबी प्रोडक्ट, ठीक है? आपको पता है बेबी प्रोडक्ट इंडिया में सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट है. बेबी प्रोडक्ट जो है, ठीक है, ये आप बना रहे थे. इट कॉज अ लीड टू फेलियर. ओके, यू बिकम अ फेलियर इन दिस, ठीक है? आपने खुद से कुछ नया प्रोडक्ट बनाया और फेल हो गए. आप ये नहीं कर सकते कि फिर से जा करके एक नया रिसर्च कर लो, नया एक प्रोडक्ट बनाओ. नो गाइस, यू कैन डू ओनली वन थिंग, यू कैन एलिमिनेट इट. ओके, अभी इसको आप एलिमिनेट करने के लिए क्या करोगे गाइस? आप उसको, अगर आप इसको एलिमिनेट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे? सपोज एक लीडर है, ओके, यू नो मैनीपोको पैंट्स, ओके, सो अब ये जो मैनीपोको पैंट्स है, आप उसको कॉपी तो कर सकते हो ना गाइस? आप उसको कॉपी ना करके आप उसको फॉलो करो, ठीक है? अगर आप उसको फॉलो करोगे ना, इट विल बी लीड टू अ चांस ऑफ कि अगर आप 100% अगर आप सक्सेस नहीं भी हो पाए, इट विल लीड टू अ चांस कि आप 10% तो आप सक्सेस हो गए ना. तो यहाँ पे यही चीज़ बोलता है कि अवॉइडिंग रिस्क. एक जो फर्म जो खुद का एक प्रोडक्ट को डिज़ाइन करके फिर अगर वो फेल हो जा रहा है, देन ही शुड नॉट ट्राई द न्यू प्रोडक्ट. इंस्टेड ही मे फॉलो द लीडर्स ऑफ द इंडस्ट्री. जो लीड कर रहा है ना उस इंडस्ट्री को, आप उसको फॉलो तो करो ना. ओके, दैट इज नथिंग बट अवॉइडिंग रिस्क. रिस्क को आप अवॉइड कर सकते हो. लेट्स कम टू द मिटिगेट रिस्क. ओके, अब रिस्क को मिटिगेट करना मतलब, ओके, वन शुड लिमिट द इम्पैक्ट ऑफ अ रिस्क. आपको एक लिमिट तो बनाओ कि हाँ भैया, हम यहाँ तक हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ओके, ईजियर तरीके से उसको फिक्स कर सकते हैं. तो पूरी रिस्क को ना मिटिगेट करना ही ना एक बिजनेसमैन की मतलब एक असली जान, मतलब एक असली ना ये होता है, ठीक है ना, एक असली उसका ये डिसीजन मेकिंग होता है, ठीक है? सो रिमेंबर वन थिंग, इट क्रिएट्स अ स्मॉलर एंड ईजियर टू फिक्स. सो इफ अ प्रॉब्लम इज विद इन द कंट्रोल, अगर प्रॉब्लम अगर आप कंट्रोल में है ना तो उसको आप प्रिवेंट करो. बट इफ इट ओरिजिनेट्स बियॉन्ड योर कंट्रोल, अगर आपका बियॉन्ड योर कंट्रोल है, देन ऑल द बिजनेस कैन डू दैट इट्स मिटिगेट द इम्पैक्ट. ओके, उसका इम्पैक्ट जो है उसको आप मिटिगेट करो, उसको खत्म करो. फिर यहाँ पे देखना, इट इन्वॉल्व्स पुटिंग द कंटिजेंसी प्लान्स इन प्लेस सो दैट इट रिस्की सिचुएशन डज ऑकर, दिस प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो ये जो ओके, तो आपको ऐसा ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम अगर होता है ना, तो कंटिजेंसी प्रॉब्लम मतलब पता है व्हाट इज कंटिजेंसी प्लान? दैट इज नथिंग बट इमरजेंसी प्लान गाइस. रिमेंबर दिस. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इमरजेंसी प्लान बोलते हैं. आपके पास हमेशा प्लान बी रेडी होना चाहिए. आपका कंपनी के पास हमेशा, कंपनी के पास ऐसा प्लान बी रेडी होना ही चाहिए, राइट? उसके वजह से क्या होगा? ओके, द रिस्की सिचुएशन से डस ऑकर. अगर कोई भी अगर रिस्की सिचुएशन अगर होता है ना गाइस, ठीक है, तो अदर प्लान्स कैन बी इम्प्लीमेंटेड. तो अदर आप प्लान ले पाओगे, प्लान बी को आप एग्जीक्यूट कर पाओगे. लेट्स कम टू द एक्सप्लॉइट द रिस्क. अब एक्सप्लॉइट द रिस्क का मतलब क्या होता है कि आप रिस्क को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, रिस्क को आप अवॉइड नहीं कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, रिस्क को आप प्रिवेंट कर रहे हो, ठीक है? मिटिगेशन आर यूज्ड व्हेन द रिस्क हैज अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द बिजनेस. अगर बिजनेस का अगर नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है ना बिजनेस पे, बट व्हाट द रिस्क हैज एन अपॉर्चुनिटी. जो मैंने आपको बोला ना कि कंपनी ऐसे भी थे जिसका अपॉर्चुनिटी था, जो कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है. कंपनी क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा ग्रो हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया ना, कोविड-19 में बहुत सारे कंपनी थे, उन्होंने अपना ऑपरेशंस को चेंज करके मेडिसिन में आ गए. ओके, ऑपरेशंस को शिफ्ट कर दिया मेडिकल लाइन में. कहाँ पे? मेडिसिन में. और इसके वजह से सर गाइस वो अभी भी जिंदा और अभी भी बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे, ठीक है? तो आपको सिर्फ और सिर्फ रिस्क के बारे में नहीं सोचना है. यू नीड टू थिंक दैट हाउ यू कैन गेट द एडवांटेज ऑफ इट, ठीक है, इन अ पॉजिटिव वे. एक्सप्लॉइटेशन इन द स्ट्रैटेजी टू यूज दिस पॉजिटिव सिचुएशन. आपको पता होना चाहिए कि उसका पॉजिटिव तरीके से मैं कैसे उस रिस्क को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं उसको पॉजिटिव तरीके से मैं यूटिलाइजेशन में ले जा करके प्रॉफिट कमा सकता हूँ अपने बिजनेस में. सो दिस इज ऑल अबाउट मेथड्स एंड हैंडलिंग एंड मैनेजिंग रिस्क. पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सेप्ट एंड अब्जॉर्व रिस्क, जिसमें आप एक्सेप्ट करते हो, छोटे छोटे डिसीजंस लेते हो, उसको फिर आप इसको इंप्लीमेंट करते हो. अवॉइडिंग रिस्क में आप हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अगर आपको अगर एक फर्म में अगर आपने कोई भी अगर आपने नया प्रोडक्ट बनाया, अगर वो नया प्रोडक्ट अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ठीक है, आप उसके जो लीडर्स आप उसको फॉलो करो. मिटिगेट रिस्क हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा ना, ठीक है,
कि जो अगर विद इन द कंट्रोल है तब तो ठीक है सर, उसको आप कंट्रोल करो। अगर वो आउटसाइड द कंट्रोल, अगर आपसे वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो उसका जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट करो, रिस्की सिचुएशंस में डील करो, ठीक है। एंड फिर अदर प्लान, जो प्लान बी है वो हमेशा रेडी होना चाहिए, अदर प्लान होना चाहिए आपके पास जिसको आप इजीली आप उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट। लेट्स कम टू द एक्सप्लॉइट द रिस्क। एक्सप्लॉइटेशन में गाइस क्या होता है कि आपको जो रिस्क है ना उसको अभी आपको पॉजिटिव तरीके से लेना है, पॉजिटिव सिचुएशन के हिसाब से लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो रिस्क है वो मतलब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है, नहीं। जस्ट थिंक इन अ पॉजिटिव वे ना। हर एक चीज़ का ना गाइस दो इंपैक्ट होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। अगर आप उसको पॉजिटिव में लेते हो, योर बिजनेस विल ग्रो एंड योर बिजनेस विल अर्न नथिंग बट प्रॉफिट ओनली, ठीक है गाइस। So let's come to the next part, and this is the last part only. Okay, the internal risk and the external risk. It's very easy. It will just take 2 minutes to complete the whole. So let's come here. Business risk, meaning and failure. Okay, meaning and causes. You know there are two types of business risk. The first one is the internal risk. In this page, this is internal risk, and in this page, that's the external risk. It's very easy one. Okay, let's end this. So internal risk, poor efficient management, premature scaling, funding shortfall, inadequate profits and labor problem. Let's come to the internal risk. You know why, guys, what is internal risk? Internal risk are nothing but those risks. Okay, these are nothing but those risks which is within the organization. कहाँ पे guys? Within the organization, ठीक है। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो भीतर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल रिस्क। लेट्स कम टू द फर्स्ट वन, दैट इज नथिंग बट पुअर एफिशिएंट मैनेजमेंट। व्हेन द टॉप मैनेजमेंट टीम ऑफ ए कंपनी लैक्स टू एक्सपर्टाइज इन द बिजनेस ऑपरेशंस व्हिच इज चूजन इंडस्ट्री एंड मार्केट, दे कैन नॉट हैव अ राइट विजन। ये याद रखना गाइस कि कोई भी कंपनी का कोई भी अगर लीडर है ना, उसके पास राइट विजन होना चाहिए कि क्या हम कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे, हमारा मिशन कहाँ है। अरे भैया ठीक है, आपका विजन क्लियर है, लेकिन आप कहाँ तक पहुंचना चाहते हो? आप 5000 करोड़ कमाना चाहते हो, या फिर आपका क्या टारगेट है? ओके, मिशन, बिजनेस का क्या मॉडल है, बिजनेस का क्या स्ट्रेटेजी है, कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। दिस हैपेंस व्हेन द टीम इज सिलेक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। उसका क्या क्वालिफिकेशन है। अगर आप सीए को अगर हायर करते हो तो गाइस दे आर थिंकिंग एक्सपीरियंस विल बी नेक्स्ट लेवल। अगर वहीं पे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल ग्रेजुएट को अगर आप हायर करते हो तो उसका जो सोचने का जो एबिलिटी होगा वो उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक सीए का होगा, बिकॉज दे नो हाउ द स्ट्रेटेजीज आर बीन मेड एंड हाउ द बिजनेस मॉडल वर्क्स, राइट। सो उसका एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन, इसके हिसाब से पुअर एंड अगर एफिशिएंट मैनेजमेंट अगर हम उसको अगर अवॉइड कर पाए, द बिजनेस विल ग्रो, राइट। लेट्स कम टू द प्रीमैच्योर स्केलिंग। प्रीमैच्योर स्केलिंग मतलब पता है क्या गाइस, कभी कभी क्या होता है ना, कंपनी का बहुत ज़्यादा हाइक्स हो जाता है कि कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला, बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला, फिर उसका शेयर मार्केट का जो स्टॉक्स है वो अपने आप, सपोज ना किसी का अगर हल्ला है ना मार्केट में तो वो तो अपने आप ही ग्रो करेगा ना। दैट इज प्री मैच्योर स्केलिंग। क्या होता है कभी कभी, ओके, जैसे हम लोग ने जितना एक्सपैंड नहीं किया था ना, कंपनी ने जितना सोचा नहीं था, देखो यहाँ पे क्या बोलता है, प्री मैच्योर स्केलिंग हैपेंस व्हेन द बिजनेस एक्सपैंड्स फास्टर देन एक्सपेक्टेड। आपने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा वो प्री मैच्योर स्केलिंग से वो बढ़ गया। जैसे कि ओवर हायरिंग कर लिया सपोज आपने, आपको सिर्फ चाहिए था 500 लोग, आप 5,000 लोगों को आप हायर करके रखे हो सपोज, ठीक है। आपने आपका जो कस्टमर एक्विजिशन था, आपको चाहिए था सिर्फ 2 या 3 बिजनेस में 2 या 3 कंपनी से जो भी कस्टमर केयर सपोर्ट था उससे आप काम कर सकते थे। लेकिन आपने क्या किया, ओके, आपने उसे 10 से 20 का अगर खोल के रखा तो भैया कैसे चलेगा कंपनी। भैया आप रख तो सकते हो लोगों को, लेकिन उन लोगों को क्या देना पड़ेगा, सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना, ठीक है। फिर रैपिड मार्केट ग्रोथ, ठीक है। ये सब क्या है, ये सबके वजह से ना कंपनी जो है एक बार में तो बहुत बूम पे दिखाई देता है, लेकिन सेकंड टाइम पे बहुत ज़्यादा नीचे, डेट इज नथिंग बट रेसेशन पीरियड आ जाता है। फिर ग्रोथ इज गुड इफ इट इज मैनेज इफेक्टिवली। ग्रोथ अच्छा है अगर आप उसको मैनेज कर पाते हो अच्छे से तो। लेट्स कम टू द फंडिंग शॉर्टफॉल। व्हाट इज फंडिंग शॉर्टफॉल? बोलता है वेदर इट इज अ स्टार्टिंग बिजनेस और एक्सपैंडिंग वन, सफिशिएंट ट्रेडिंग फंडिंग इज एसेंशियल। आपके पास पैसा होना चाहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों के पास देखना यहाँ पे मैनेज करने का पता है उसको कि सफिशिएंट फाइनेंसिंग कैसे होता है, लोगों के पास नॉलेज चाहिए, बहुत सारा नॉलेज है, प्लानिंग भी है, सभी कुछ है, लेकिन क्या पता है उनके पास पैसा जितना चाहिए था ना। सपोज आपका प्रोजेक्ट में लग रहा था 5,000 करोड़, ठीक है ना, आप कहीं पे रोड या फिर डैम बनाना चाहते थे और आपके पास पैसा पड़ा हुआ 5 करोड़, आपको लगता है कि आपके पास फंडिंग है पूरा, दैट इज नथिंग बट फंडिंग शॉर्टफॉल। लेट्स कम टू द इनएडुकेट प्रॉफिट। भैया आप जितना सोच पा रहे हो, आप जितना पैसा लगा रहे हो बिजनेस में, उतना प्रॉफिट आ ही नहीं रहा, तो फिर बिजनेस चला के मतलब क्या है। एन एंटरप्राइज में सफर इट्स बैलेंस शीट इफ इट इज ओवर बर्डन विथ इट्स डेट। समझना ध्यान से, आपका ये रहा आपका बैलेंस शीट, ठीक है, ये रहा आपका लाइबिलिटीज और ये रहा आपका एसेट्स। आपका एसेट्स में आपका टोटल होता है यहाँ पे 500 सीआर, आपका लाइबिलिटीज है 5,000 सीआर। आपको नहीं लगता
कि liabilities is more than the assets, therefore it will simply lead to a huge amount of debt. अगर आपका कंपनी में अगर बहुत ज़्यादा डेट हो जाता है एज कम्पेयर टू द एसेट्स, ओके, एज कम्पेयर टू द assets, so it will lead to an inadequate profit, that is it will lead to a huge amount of loss, okay, that is unbalanced amount. It okay, in times of low or no profit it cannot pay the interest. आप सर पेमेंट भी नहीं कर पाओगे, सैलरी भी सभी के रुक जाएंगे और अल्टीमेटली सर क्या होगा, बिजनेस जो बंद हो जाएगा. आपको क्या याद है बायजूस के बारे में, इसमें भी सर यही हुआ, ना ही वो अपने स्टाफ को पेमेंट कर पाए एंड इट विल लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फेलियर टू द कंपनी. ओके, लेट्स कम टू द लेबर प्रॉब्लम. आपको पता है ना लेबर प्रॉब्लम, ओके, जो लोग भी वेस्ट बंगाल से हैं दे कैन रिलेट इन अ वेरी गुड वे. ओके, लेबर प्रॉब्लम गाइस यहाँ पे क्या होता है, लोग मिल करके लेबर अपना क्या करते हैं, यूनियन बनाते हैं. ओके, और यूनियन बना करके आपका जो कंपनी है उसकी तो पूरी तरीके से बंद कर देंगे. ठीक है, डेट इज नथिंग बट लेबर प्रॉब्लम. फॉल्टी रिक्रूटमेंट, आपने जो रिक्रूटमेंट किया वो फॉल्टी है, वो उस काम के है ही नहीं जिसके लिए आपने उसको रिक्रूट किया है, राइट. लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, आप उसको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर पाओ. इनअप्रोप्रिएट कंपनसेशन, पैसा ही नहीं दे पा रहे हो. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस स्पॉइल इट्स मोटिवेशन. हो सकता है उसके पास उसका उतना मोटिवेशन ही नहीं काम करने का, उसका मोरलिटी नहीं है, उसको पता ही नहीं कि काम करना कैसे है. दैट इज लेबर प्रॉब्लम. सो दिस ऑल आर नथिंग बट गाइस, ओके, इंटरनल कॉजेस. देखो, अगर आप मैनेज सही से नहीं करोगे बिजनेस नहीं चलेगा. ओके, मैनेजमेंट को एकदम स्ट्रॉन्ग एंड तगड़ा होना पड़ता है. ओके, जहाँ तक हो सके CA में ये सब को लेके आओ, चार्टेड अकाउंटेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट, दे नो द हाउ टू मैनेज. ओके, एंड MBA पर्सन्स. लेट्स कम टू द प्रीमैच्योर स्केलिंग. प्रीमैच्योर स्केलिंग में गाइस क्या होता है, ओवर हायरिंग कर देते हैं लोग. ओके, लोग मैनेज ही नहीं कर पाते कंपनी को. लेट्स कम टू द फंडिंग शॉर्टफॉल. पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है तो फिर ऑपरेशन नहीं होगा. फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट, अगर कंपनी का अगर प्रॉफिट ही उतना नहीं है तो फिर कंपनी चलाएगा कैसे. लेट्स कम टू द लेबर प्रॉब्लम. लेबर लोग सब यूनियन बन करके सबको बंद कर देते हैं, ऐसा हुआ है बहुत सारे कंपनीज के साथ. लेट्स कम टू द एक्सटर्नल प्रॉब्लम गाइस. ओके, आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक्सटर्नल में गाइस क्या क्या होता है, इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक डाउनफॉल, टेक्नोलॉजिकल, ओके, एंड सो ऑन. Let's come to here economical fluctuation, market fluctuation, non-availability of credit, okay, changes in technology. तो गाइस व्हाट इज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, आपको पता है ना, बिजनेस ऊपर भी जाता है, राइज भी होता है, इम्पैक्ट भी होता है, फॉल भी होता है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, राइट. सो इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स में जो भी प्रॉब्लम होता है, ओके, सपोज कि जो बिजनेस है उस पर एडवर्स इम्पैक्ट कर रहा है. ठीक है, these factors are often used in the hands of the business owner. So fluctuation in the economic factors such as labor shortage, okay, rise and falls of the import and export. तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है, बिजनेस पूरा तरीके से डाउनफॉल हो गया, इकोनॉमिक फेलियर हो गया है. तो इसमें गाइस क्या होगा, इसमें इट विल लीड टू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फेलियर, ओके, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्लक्चुएशन इनटू द मार्केट. लेट्स कम टू द मार्केट फ्लक्चुएशन. अच्छा देखो, यहाँ पे इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन में बस इतना याद रखना, अगर कोई भी इकोनॉमी पे फॉर एग्जांपल USA पे अगर कोई भी इम्पैक्ट होगा ना तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड में होगा. कहाँ पे होगा गाइस, ऑल ओवर वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट होगा. ओके, लेट्स कम टू द मार्केट फ्लक्चुएशन. यू नो व्हाट इज मार्केट फ्लक्चुएशन. कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में रेसेशन पीरियड आता है. व्हाट इज रेसेशन पीरियड, यू नो, जब कंपनी जब पूरी तरीके से जब डूब जाती है. ठीक है, रेसेशन पीरियड जब उसका जब सेल और जो प्रॉफिट है वो हो ही नहीं पाता, उसका जो सेल और प्रॉफिट है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सफर करता है. ओके, व्हाट इज मार्केट फ्लक्चुएशन, जब मार्केट का जब डिमांड जो है, सपोज मार्केट का डिमांड, जैसे कि अभी का जो महीना है ना फरवरी का, ओके, फरवरी में पता है आपको, जितने भी सारे बिजनेसेस है वो लॉस सफ़र करता है. पता है क्यों, क्योंकि सर मार्केट में किसी भी चीज़ का जो डिमांड है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है. ठीक है, फिर आते हैं और दिस इज द रिसेशन पीरियड फॉर ऑल द बिजनेस. सभी के लिए बहुत बुरा समय जाता है. दिस इज रिसेशन पीरियड, डाउनफॉल ऑफ द बिजनेस. लेट्स कम टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द क्रेडिट. अगर बिजनेस के पास अगर पैसा ही नहीं है तो फिर बिजनेस को चला ही नहीं पाएगा, स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, अप स्केलिंग नहीं कर पाएंगे, मॉडर्नाइजेशन, बिजनेस को मॉडर्नाइज कर नहीं कर पाएंगे. और आपको पता है ना, ये जो पूरा का पूरा जो समय चल रहा है ना, दिस इज ऑल अबाउट मॉडर्नाइजेशन. कंपनी अगर आपका मॉडर्नाइज नहीं है ना, अगर कंपनी अगर बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके से नहीं सोचता है तो याद रखना जितने भी स्टार्टअप्स है सबके सब फेलियर पे चल जाएंगे. ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो. अगर हाँ, ये भी याद रखना कि आपके पास ना क्रेडिट स्टैंडिंग भी आपको पता होना चाहिए. जैसे कि अभी आपको पता है MSME, मीडियम स्मॉल मार्केट एंटरप्राइज, इसमें ना 30 डेज तक ही कोई भी इंसान क्रेडिट पे कोई भी चीज़ ले सकता है, उसके बाद नहीं ले सकता है. ठीक है, मतलब अगर आप मान लो सपोज आप सप्लायर हो, ठीक है, और अगर आप किसी को सप्लाई कर रहे हो अपना गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ विद इन 30 डेज ही हैव टू रिटर्न यू द अमाउंट. ठीक है, लेट्स कम टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी. ये सभी को पता है कि जो अगर मान लो कि अगर जो टेक्नोलॉजी जो आपने किना था 100 करोड़ में और वो सिर्फ और सिर्फ 1000 प्रोडक्ट निकालता है एक घंटे पे, ठीक है ना, और वहीं पे मैंने एक प्रोडक्ट किना है, सपोज मैंने एक मशीन किना 50 करोड़ का और वो 2000 प्रोडक्ट मेरे को एक घंटे में निकाल के देता है, तो आपको कौन सा लगता है कौन सा प्रोडक्ट चलेगा? ऑफकोर्स 50 करोड़ वाला ना. और ये वाला जो मशीन है ये तो पूरा तरीके से एब्सोल्यूट हो जाएगा, राइट.
तो यही चीज़ है चेंज इन टेक्नोलॉजी। एंड इंटरप्राइज इज लाइकली टू अल्टीमेटली फेल इट्स मैनेजर डज नॉट अपग्रेड और मॉडर्नाइज द प्लांट एंड मशीनरी। मोस्ट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स, आपको पता है पूरा का पूरा जो कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री इंडिया में पूरा फॉल हो चुका है, जो कि विच वॉज अ लीडर, विच वॉज अ लीडर इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड विच वॉज अ लीडर इन द फाइनेंशियल ग्रोथ, इन द फाइनेंशियल जो इकोनॉमी जो होता है ना, उसमें बहुत तरीके से कॉटन टेक्सटाइल जो है पहले सपोर्ट करता था बैक टू 2011-12। लेकिन अभी पता है क्या हो गया, ये पूरा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी तरीके से कॉटन इंडस्ट्री खत्म हो चुका है इंडिया में। ठीक है, लेट्स कम टू द चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आपको पता है जो डे बाय डे जो गवर्नमेंट जो पॉलिसी है, ओके, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है डिमोनेटाइजेशन होता रहता है, कभी कभी करेंसी को बंद कर देते हैं, नया नया करेंसी, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी डे बाय डे चेंज होते जा रहा है। उसके वजह से याद रखना गाइस, ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है अभी, देखो यहाँ पे परमिशन ऑफ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सिंगल ब्रांडेड रिटेल। इसकी वजह से गाइस क्या होता है पता है, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी अगर टैक्स फ्री कर देते हैं गाइस, इसके वजह से तो कंपनी ग्रो होगा। वहीं पे अगर बहुत सारा अगर टैक्स अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, ब्रांड रिटेल्स पे एंड सो ऑन एंड सो फॉर, तो वहाँ पे जो कंपनी है वो लॉसेस में सफ़र करता है। ठीक है, और यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे यही बात बोलता है, डिमोनेटाइजेशन ऑफ हाई करेंसी वैल्यू, परमिशन ऑफ 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंगल ब्रांड रिटेल एंड सच अदर मेजर चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसी मे नो डाउट टू बी ए बून फॉर सम एंड कैन बी अ बैन फॉर सम अदर इंटरप्राइजेस। मतलब वहीं पे बस इतना ही बात बताना चाहता है कि जो चीज़ एक कंट्री के लिए बहुत अच्छा होता है, वही चीज़ दूसरा कंट्री के लिए बहुत ख़राब भी होता है। सपोज एक कंपनी के लिए अगर कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वहीं पे दूसरे कंपनी के लिए सेम चीज़ ही लॉस मेकिंग होता है। सम बिकम हैप्पी, सम बिकम सैड, राइट? दैट्स द स्टोरी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द बिजनेस रिस्क एंड फेलियर। Okay, the end of the chapter. And yes guys, I have followed this whole syllabus to teach you all, and this is the ISC syllabus. So I hope you have enjoyed the video, and if you do like the video, and do subscribe and share with your friends. Thank you everyone.